सोचिए जरा, एक नया नया देश आजाद हुआ है और आपको उसका नक्शा बनाना है। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। आप लकीरें कहां से खींचना शुरू करेंगे? आजादी के ठीक बाद भारत के नेताओं के सामने यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, और जो जवाब मिला उसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये था कि इतनी सारी भाषाओं वाले देश को एक कैसे रखा जाए, और भारत का जवाब क्या था? उसे और भी छोटे हिस्सों में बांट दो। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसी एक आइडिया ने आज के भारत की नींव रखी। चलिए इस दिलचस्प पहेली को थोड़ा और समझते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक ऐतिहासिक कानून की वजह से, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये वाकई में एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भारत के अंदरूनी नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। और इसका आधार था भाषा। फॉर्मूला एकदम सिंपल था, एक बड़ी भाषा, एक राज्य। और इस एक बड़े फैसले का नतीजा, भारत के नक्शे पर एक साथ 14 नए राज्य बनाए गए जो भाषा पर आधारित थे। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं थी, बल्कि देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बदलाव था। कह सकते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी। अच्छा, इन 14 राज्यों के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। ये वो इलाके थे जो कुछ खास वजहों से, जैसे कि सामरिक या प्रशासनिक कारणों से, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखे गए। तो ये पूरा का पूरा जो बदलाव था, ये बहुत ही सोचा समझा था। तो सवाल उठता है, क्या ये सब करना सही था? भाषा के आधार पर देश को इस तरह से बांटना, क्या ये एक अच्छा आइडिया था? चलिए सबसे पहले इसके फायदों पर नजर डालते हैं कि कैसे ये बंटवारा असल में देश को जोड़ने का काम कर गया। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा लोकतंत्र पर। सोचिए, जब सरकारी दफ्तरों में, कोर्ट कचहरी में लोगों की अपनी भाषा में काम होने लगा, तो आम आदमी को कितनी ताकत महसूस हुई होगी। अब लोकतंत्र सिर्फ किताबों की बात नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन गई थी जिसमें वो सच में हिस्सा ले सकते थे। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से एक और कमाल की चीज हुई। इसने रीजनल कल्चर को फलने फूलने का एक बेहतरीन मौका दिया। कन्नड़, तमिल, मराठी जैसी भाषाओं को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया, जिससे उनका साहित्य, उनकी कला, उनका सिनेमा, सब कुछ एकदम से खिल उठा। ये एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। उस वक्त ना, बहुत से लोगों को ये डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बने तो देश टूट जाएगा। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। जब लोगों को ये लगा कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की इज्जत हो रही है, उसे पहचाना जा रहा है, तो जो अलग होने की मांग करने वाले आंदोलन थे, उनकी हवाई निकल गई। लोगों को समझ आया कि वो भारतीय भी रह सकते हैं और अपनी क्षेत्रीय पहचान भी बचा सकते हैं। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी तो आसान हो गया। जरा सोचिए, स्कूल, कोर्ट, सरकारी योजनाएं, सब कुछ जब एक ही भाषा में हो तो काम कितना स्मूथ हो जाता है। इससे गवर्नेंस ज्यादा एफिशिएंट और असरदार हो गई। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है ना। हर बड़े फैसले की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, कुछ नेगेटिव नतीजे निकले। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। भाषा को लेकर जो गर्व था, वो कई बार खतरनाक रीजनलिज्म या संकीर्ण क्षेत्रवाद में बदल गया। सन्स ऑफ द सॉइल वाली जो विचारधारा है, मतलब धरती के पुत्र, वो पनपने लगी। इसमें क्या होता है कि लोकल लोग नौकरियों और रिसोर्सेज पर अपना पहला हक मानने लगते हैं, और इसकी वजह से अक्सर दूसरे राज्यों से आए लोगों के साथ तनाव और भेदभाव की स्थिति बन जाती थी। असल में मुश्किल ये थी कि भाषा के आधार पर एकदम साफ सुथरी लकीरें खींचना लगभग नामुमकिन था। बहुत से ऐसे इलाके थे जहां मिली-जुली आबादी थी, और इसी वजह से बॉर्डर को लेकर बहुत कड़वे झगड़े शुरू हुए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव को लेकर जो विवाद है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये विवाद तो दशकों बाद आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अब राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पॉलिटिकल लड़ाइयां शुरू हो गई, जैसे कावेरी विवाद, हम सब जानते हैं। फिर हर नए राज्य के अंदर भी तो कुछ लोग थे जिनकी भाषा अलग थी। वो भाषाई अल्पसंख्यक बन गए और उन्हें कई बार भेदभाव भी झेलना पड़ा। और दुख की बात यह है कि कई बार भाषा की राजनीति इतनी हावी हो जाती थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो इसने लोकतंत्र को मजबूत किया, संस्कृति को बचाया और नेशनल यूनिटी को भी बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ इसी ने क्षेत्रवाद को हवा दी, सीमा विवाद पैदा किए और रिसोर्सेज पर पॉलिटिक्स को और भी गरमा दिया।
वैसे एक मजेदार बात यह है कि ये जो पूरे देश में बदलाव आया, उसकी चिंगारी दक्षिण भारत से उठी थी। 1956 के एक्ट से 3 साल पहले 1953 में ही एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। और इसी की कामयाबी ने, कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए रास्ता दिखाया। तो इतने सारे फायदे और नुकसान देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर में हम क्या कह सकते हैं? क्या भारत का वो फैसला सही था? अगर हम इतिहास को देखें तो जवाब काफी साफ लगता है। ये एक जरूरी और सही कदम था। शायद इसी एक फैसले ने भारत को उस तरह के गृह युद्ध और बंटवारे से बचा लिया जो हमने अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में देखा। देखिए, भारत ने लोगों की भाषाई इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें अपनाया। और इसी से बना एक अनोखा भाषाई संघ, एक ऐसी व्यवस्था जहां विविधता कमजोरी नहीं बल्कि एकता की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या भारत का ये मॉडल, मतलब बंटवारे के जरिए एकता हासिल करना, दुनिया के दूसरे बहुभाषी और बहुजातीय देशों के लिए कोई सबक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।